Good afternoon, everyone. Today we're going to start with the new lesson. So, before we begin with the lesson, let's start with the introduction. Shahelya and Sumit live with their parents in Bengaluru. Their school is closed for a day. They are visiting a local zoo and the botanical garden with their classmates and the geography teacher who is escorting them. They see a varieties of animal, plants and trees in the places they are visiting. Sumit asks his teacher, "Ma'am, is that some animals and plants are found in all parts of country and some in certain regions only? Is the climate responsible for this diversity?" Their teacher answered, "Now listen carefully while I tell you the reason for the diversity in the natural vegetation and wildlife, which is due to wide range of weather, climate condition because of India's extensive size and varied physical features." तो हमारा लेसन ऐसे स्टार्ट होता है कि शहल्या और सुमित क्या है, दोनों के पेरेंट्स और वो बेंगलुरु में रहते हैं और उनका जो स्कूल था वो बंद था और वो कहाँ पे जा रहे थे, विजिट कर रहे थे लोकल जू और बोटेनिकल गार्डन में गए हुए थे। किसके साथ? अपने क्लासमेट्स के साथ। और उनके साथ कौन गया हुआ था? उनका ज्योग्राफी टीचर भी गए हुए थे। उन्होंने क्या वहाँ पे देखा? उन्होंने बहुत से एनिमल देखे, प्लांट्स देखे, ट्रीज देखे और वहाँ पे विजिट भी कर रहे थे। सुमित क्या करता है? सुमित अपने टीचर से पूछता है कि मैम, जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो कुछ तो सभी ही पार्ट्स कंट्री के पूरे पार्ट्स में पाए जाते हैं, बट कुछ क्यों सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में, जो थोड़े ही इलाके में क्यों पाए जाते हैं? क्या क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? ऐसी सब डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जहाँ पे रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह। तो टीचर क्या कहती है? टीचर कहती है कि नाउ लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनो कि जब मैं आपको बताऊंगी रीज़न कि क्यों ये नेचुरल वेजिटेशन, जो सारा का सारा इन्वायरमेंट में जो रहते हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेंज, क्या मौसम, वेदर वगैरह, क्लाइमेट कंडीशंस बड़ी इम्पैक्टफुल करती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है और उसके फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बहुत बारिश वाले जंगल हैं, ये सब बड़े मायने रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नाउ। Weather is the day-to-day changes in our atmosphere in terms of temperature, moisture, wind, sun, cloud, rainfall and atmospheric pressure. Depending upon these factors, the weather can be sunny, cloudy, rainy or windy, hot or cold, humid or dry. Weather condition varies from place to place. Perhaps it is hot and rainy where you live, but at the same time in other parts of the world it could be cloudy and rainy or maybe snowing. Weather changes in a short span of time. It may bright and sunny in the morning, cloudy in the afternoon. Thus, weather is an atmospheric condition in a particular area over a short period of time. सो बेटा, जब हम वेदर की बात करें तो वेदर क्या है? हर दिन जो चेंजेस आते रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, चाहे वो टेम्परेचर को लेके हो, मॉइस्चर हो, विंड हो, चाहे बड़ी ज़्यादा धूप निकली हो, बादल हो, बारिश हो रही है, ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सभी के सभी मायने रखते हैं हमारे वेदर, जो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। ठीक है, इस पे कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन सी चीज़ें जो बड़ी उस पर डिपेंड करती है कि कैसा सनी है या क्लाउडी है, बारिश हो रही है या तूफान चल रहा है, बहुत गर्मी है या सर्दी है, या ह्यूमिड है या बिल्कुल सूखा है। ठीक है, वेदर कंडीशन क्या होती है? जगह से जगह, प्लेस टू प्लेस क्या हो जाती है? बदल जाती है, क्योंकि एक जगह पे गर्मी और बारिश पड़ रही है जहां तुम रहते हो, और सेम टाइम दुनिया के दूसरे पार्ट में क्या हो रहा होता है? बादल हो रहे होते हैं या बारिश पड़ रही होती है, जहाँ क्या पता बर्फ भी पड़ रही होती है। ठीक है, तो वेदर जो है वो चेंज होता जाता है, बहुत ही कम समय में बदल जाता है। क्योंकि अगर सुबह आपकी जो मॉर्निंग है वो क्या है? बहुत ही सुंदर है और सूरज निकल रहा है, और दोपहर को क्या हो सकता है? बादल भी हो सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। तो वेदर को क्या कहते हैं हम? वेदर क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, और वो बहुत ही कम समय में क्या हो सकती है? बदल सकती है। सो ज्योग्राफी रिवेल्स फन फैक्ट है ये कि जो वेदर रिपोर्ट्स हैं वो कौन बनाता है? जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाता है। क्लाइमेट
Climate refers to the weather condition prevalent over a large area for a long period of time. We know that climate of Srinagar is a cold, whereas that of Chennai is hot. The climate in Rajasthan is very hot in the summer, cold in the winter, but in Bengaluru it is pleasant throughout the year. जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट क्या होता है, वेदर की कंडीशन, जो मौसम की कंडीशन होती है एक बड़े से एरिया में और एक लंबे समय तक हमें उसको पता चल सकता है। जैसे हम श्रीनगर जा सकते हैं तो हमें पता है श्रीनगर का जो हमारा क्लाइमेट है वो किस तरह का है। श्रीनगर का क्लाइमेट ठंडा है क्योंकि वहाँ पे लंबे समय तक क्या है, लंबे समय में ठंड पड़ती है और ज़्यादातर वहाँ का टेम्परेचर ठंडा ही रहता है और ठंड ज़्यादा रहती है। बट जब हम चेन्नई की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे गर्मी होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमें पता है राजस्थान में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों की जब विंटर की बात करते हैं तो वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बट जब हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में कैसा होता है मौसम, क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पे बिल्कुल अच्छा क्लाइमेट रहता है साल भर, जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। Now you know that weather and climate is not one and same thing. तो अभी आपको क्या होगा कि जो एक वेदर होता है, मौसम होता है, और एक क्लाइमेट जो होता है वो दोनों एक चीज़ नहीं है। ठीक है। The countries of world can be divided into different climate zones based on the factors such as location, latitude, surface relief, height above the sea level, atmospheric pressures, wind, etc. तो हम इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं उसको हम डिफरेंट क्लाइमेट जोन में बांट सकते हैं। उसमें फैक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट करते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कितनी हाइट पे है, सरफेस लेवल रिलीफ क्या है उसका, हाइट मतलब सी लेवल से कितनी ऊपर है, और वहाँ पे किस तरह की विंड्स चलती हैं। ये सारे के सारे मैटर करते हैं किसी भी एरिया का वहाँ का कैसा क्लाइमेट होगा। Climate of India. India being a vast country with huge variation in its relief feature does not fit into any one zone. However, it can be divided mainly into 4 climate zones, namely alpine, subtropical, tropical and arid. तो जब हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हैं तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है और इसमें इतनी वेरिएशंस आ जाती हैं नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, तो ये एक पर्टिकुलर रिलीफ फीचर में या एक पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन में नहीं फिट आता है। तो इसलिए यहाँ पे कितने 4 क्लाइमेट जोन है, 4 क्लाइमेट जोन है। एक है अल्पाइन, एक है सब ट्रॉपिकल, एक है ट्रॉपिकल और एक है एरिड। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द सीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सीजन्स के बारे में अब आगे पढ़ेंगे, जैसे विंटर होगी, समर होगी, मानसून आ रही है, मानसून जा रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सीजन्स ऑफ इंडिया द डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स। इंडिया to be unified by primarily 4 seasons: winter, summer, advancing monsoon और southwest monsoon है retreating monsoon। advancing monsoon का मतलब होता है जब मानसून आती है और retreating monsoon का मतलब जब मानसून जाती है। ठीक है। तो सीजन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारी क्लाइमेट जोन जो है वो इंडिया को क्या करता है, यूनिफाइड करता है सीजन्स के साथ, कि यहाँ पे विंटर सीजन भी होता है, समर भी होती है, मानसून आता है जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विंड्स होती हैं वो साउथ वेस्ट से आती हैं, और रिट्रीटिंग मानसून मतलब जब मानसून जाता है। सो फर्स्ट वन वी गोइंग टू बी रीड अबाउट द विंटर। November to February is the winter time in all parts of India. North India, being away from influence of the sea, experienced low temperature. Down south has tropical climate due to moderating effect of the sea. The temperature can drop down to below freezing point in the higher range of the Himalayas, and there can be snowfall as well. At times, intense cold wind called cold waves grip the northwestern plain. Normally, winters are dry in the northern India with the occasional winter shower from temperate cyclones. The southern part, however, experience winter showers. विंटर की बात करते हैं तो विंटर कब आते हैं इंडिया में, नवंबर टू फरवरी जो एक ड्यूरेशन है विंटर टाइम की पूरे इंडिया में।
और जब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो इसका इन्फ्लुएंस जो होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया सी एरिया से बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉर्थ में क्या होता है, टेम्परेचर जो रहता है वो लो बहुत जाता है नॉर्थ इंडिया में। जब हम डाउन साउथ की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा और हॉट रीजन रहता है, क्योंकि वो इफेक्टेड एरिया रहता है समुद्र के पास होने के कारण, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। जो टेम्परेचर ड्रॉप करता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट वो रहता है हायर रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय में टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट पे हो जाता है और जहाँ पे क्या बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है। जब टाइम होता है इंटेंस विंड चलती हैं, कोल्ड वेव चलती हैं, वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, नॉर्थ और वेस्टर्न प्लेन्स में ठंड पड़ती है। नॉर्मली जो विंटर होती है वो ड्राई होती है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया की तरफ, और इसमें विंटर शावर भी हो जाती है, या टेम्परेट कभी कभी साइक्लोन्स वगैरह भी आ जाते हैं। बट साउथर्न में क्या होता है, वहाँ पे विंटर शावर होते हैं, बारिश वगैरह हो जाती है। Next one is the summer. March, April, May and June are the summer months in India. It is a time when the sun rays are directly over the Tropic of Cancer. Average temperature around 32 degree in the western region, which has extreme climate. Temperature can shoot up to 50 degrees Celsius. Hot winds known as Loo swept the states of Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab. A short-lived dusty strong wind locally called Kali Baishakhi blows across the eastern India in West Bengal, Assam and Odisha during April to June. It brings rainfall and hailstorm. There are pre-monsoon showers in Kerala called the mango showers. During this time, they help to ripen the mangoes in Karnataka. These showers are known as cherry blossom and good for coffee cultivation. जब हम समर की बात करते हैं तो इंडिया में समर मंथ्स कौन कौन से हैं, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून जो है समर मंथ्स हैं इंडिया में। और ये वो टाइम है जब सन होता है वो कहाँ हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हो जाता है, मतलब ट्रॉपिकल डायरेक्टली ऊपर हो जाता है इंडिया के। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर जो गर्मी में रहता है वो 32 डिग्री रहता है, बट वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है और कभी कभार क्या हो जाता है, टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। और गर्मियों में एक हॉट विंड चलती है जिसको हम लू कहते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ होती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब में। एक शॉर्ट लिव्ड डस्ट की जो तूफान चलते हैं वो लोकली कही जाती है काली बैसाखी, जो कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल में चलती है हवाएं जे, और असम में, उड़ीसा में। और टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, किस टाइम में ये ज़्यादा चलती है, अप्रैल से जून में चलती है। और साथ ही साथ वहाँ पे बारिश वगैरह और हेल स्टॉर्म भी लेके आती है। और आगे आ जाता है हमारा प्री मानसून स्टार्ट हो जाती है केरला में, उसको हम मैंगो शावर्स भी कहते हैं, क्योंकि तब वहाँ पे जो आम वगैरह लगे होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, पकने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे, कर्नाटका में। और ये शावर्स वगैरह क्या कहलाते हैं, चेरी ब्लॉसम। और ये कॉफ़ी कल्टीवेशन, ये कॉफ़ी की खेती के लिए बड़ी ही ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज़ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। Between June and September, India experienced the rainy season due to monsoon winds. Monsoon winds are these called seasonal winds. The word monsoon comes from Arabic word mosam, which mean weather. The moisture-laden winds from the sea, known as the southwest monsoon wind, blow over the Indian landmass and bring rain. तो जो साउथ वेस्ट मानसून है सीज़न जब आता है तो क्या होता है, वो कब आता है, बिटवीन आता है जून और सितंबर में। इंडिया में क्या होती है, उस टाइम पे बारिश शुरू हो जाती है। यही कारण होता है, मानसून विंड के कारण ये आती है। इसको मानसून विंड को सीजनल विंड्स भी कहते हैं। और जो वर्ड मानसून है वो कहाँ से आया, वो अरेबिक वर्ड है मौसम से, जिसका मतलब है वेदर। ठीक है, तो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो होती हैं वो कहाँ से आती है, समुद्र से आती हैं, और उनका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, तो इसलिए साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है इसको। और ये जो तूफान जब आते हैं, विंड्स जब आती हैं, ये धरती, इंडिया के लैंड मास पे, धरती के ऊपर क्या लेके आती हैं, बारिश लेके आती हैं। द इंडियन Peninsula divides the southwest monsoon wind into two branches, Arabian Sea branch, the Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch causes extensive rainfall in western and central state. Bay of Bengal brings rainfall to eastern coastal area and the northeast states. It gets deflected up the Ganga Valley, bring rain. India receives 60% of its total rainfall from southwest monsoon winds.
जो हमारे इंडियन पेनिनसुला है, जो इंडियन लैंड है, वो जो डिवाइड होती है, उसकी जो साउथ वेस्ट मानसून है वो 2 ब्रांचेस में आती है, ठीक है। एक आती है अरेबियन सी से और दूसरी आती है बे ऑफ बंगाल से। जो अरेबियन सी की विंड्स आती हैं वो बहुत सारी बारिश लेके आती हैं, कहाँ पे, वेस्टर्न हिस्से में और सेंट्रल स्टेट्स में। और बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच से हवाएं आती हैं वो कहाँ पे बारिश करती हैं, ईस्टर्न कोस्टल एरिया में वो ज़्यादा बारिश करती हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी वही बारिश लेके आती हैं। और उसके बाद वो मुड़ती हैं, हवाएं कहाँ को मुड़ जाती हैं, वो गंगा वैली से बारिश लेते हुए आगे मुड़ जाती हैं। इंडिया की जो पूरी टोटल रेनफॉल होती है वो 60% साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ही लेके आती हैं बारिश। नेक्स्ट वन इज retreating monsoon season. By September, the wind reverse their direction. They start blowing southward from land to sea. This is because the air above sea is warmer now. These are called the retreating monsoon winds. These winds pick up moisture as they pass over the Bay of Bengal, bring rain to the eastern coastal. Humidity is high after the monsoon rains and the weather is uncomfortable. This is sometimes referred to as October heat. In October and November, there is a gap between rainy season and winter. It is during this season that cyclones form over the Bay of Bengal. A cyclone is a huge storm that originates at sea in the tropical zone. Cyclone condition of the Mediterranean seas which travel eastward over the West Asia towards the northwestern part of India. These temperate cyclones cause rain and snow in the Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड. These rains are very beneficial to the rabi crops. रिट्रीटिंग मानसून की जब बात करते हैं, रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है अब मानसून क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। सितंबर महीने में जो विंड्स आई होती हैं साउथ वेस्ट मानसून की, वो अब क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं उनकी डायरेक्शन। अब वो वापस कहाँ को चली जाती हैं, समुद्र की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के ऊपर जो हवाएं हैं, हवा होती है वो अब क्या है, वहाँ पे गर्म है और इसलिए ये मानसून की जो विंड्स होती हैं वो वापस जाना शुरू हो जाती हैं। और ये क्या करती हैं, जब वापस जा रही होती हैं, जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच वाली जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वापस वहाँ से बे ऑफ बंगाल से क्या मॉइस्चर उठा लेती हैं और वापस वो बारिश करती हैं, कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्टल एरिया की तरफ वो करती हैं। ह्यूमिडिटी हाई होती है मानसून रेन के कारण और वेदर जो होता है बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए इस पीरियड को रेफर भी किया जाता है, अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। इन अक्टूबर नवंबर की जब बात करें, यहाँ गैप रहता है किसका, रेनी सीजन का और विंटर का। और इसके दौरान क्या होता है, साइक्लोन्स बनते हैं, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। और साइक्लोन क्या होता है, एक ह्यूज स्टॉर्म ओरिजिनेट हो जाता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल जोन में शुरू हो जाता है। साइक्लोन कंडीशन कहाँ पे बनती है, मेडिटेरियन सी पे भी बनती है, जो ट्रैवल करती है कहाँ पे, वेस्ट एशिया की तरफ होती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। और इस टेम्परेट काज करते हैं, यही टेम्परेट साइक्लोन्स क्या काज करते हैं, बारिश लेके आते हैं और बर्फ़ लेके आते हैं। कहाँ कहाँ बारिश और बर्फ़ उस समय पड़ जाती है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। और ये सब बारिश बड़ी ही हेल्पफुल रहती है, बेनिफिशियल रहती है किसके लिए, राबी क्रॉप्स के लिए। Distribution of rainfall. From the map showing the distribution of rainfall, you can see the amount of rainfall is not same everywhere in India. Monsoon winds are irregular. These winds can cause flood in one part of and drought in another part simultaneously. Cherrapunji and Mysore in Meghalaya have more than 800 centimeter of annual rainfall, and places like Jaisalmer in Rajasthan receive less than 12 centimeter. The western coastal plain and the north east region receive more than 200 centimeter of rainfall, while Gujarat, Rajasthan, Punjab and Haryana border it receive rainfall less than 60 centimeter. Deccan Plateau also receive less than rainfall. The Tamil Nadu receive less rainfall from the southwest monsoon winds. November and January is the rainy season here. On the average, country receives an annual rainfall of 120 centimeter.
जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रेनफॉल का, तो हम मैप में देख सकते हैं। कौन से मैप में देख सकते हैं? मैप नंबर 8.4 जो आपके इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के ऊपर जो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो है कहीं कहीं पे अमाउंट जो रेनफॉल की है बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पे बहुत कम होती है। मतलब कहीं पे भी एक जैसी नहीं है, अलग अलग है सभी जगह पे। और ये मानसून विंड्स जो होती हैं इर्रेगुलर होती हैं, एक जैसी बारिश सभी जगह नहीं लेके आती हैं, क्योंकि क्या पता एक जगह पे वो सूखा ही कर रख दे और दूसरी जगह वो इतनी बारिश कर दे कि वहाँ पे बाढ़ ही आ जाए। जैसे चेरापूंजी और माइसोरम मेघालय में क्या है 800 सेंटीमीटर बारिश होती है साल में। और वैसे ही हम दूसरी प्लेसेस की बात करें, जैसे जैसलमेर है राजस्थान में, वहाँ पे 12 सेंटीमीटर से कम या 12 सेंटीमीटर तक ही बारिश पड़ती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें या नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, वहाँ पे बारिश कितनी होती है 200 सेंटीमीटर हो जाती है रेनफॉल। ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। और जो बॉर्डरिंग करती है बॉर्डरिंग एरिया है, यहाँ पे बारिश कितनी होती है 60 सेंटीमीटर या उससे भी कम। और डेक्कन प्लेटू में भी यहाँ पे भी कम बारिश होती है। तमिलनाडु में कम बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून के दौरान, बट नवंबर और जनवरी पे जहाँ पे भी रेनी सीजन आता है। और पूरी कंट्री की जब हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में 120 सेंटीमीटर बारिश पड़ती है ऑन दी एवरेज। Now we're going to start natural vegetation of India. India is a big country. It occupies a vast expanse on the world map. Both latitudinally and longitudinally, it extends beyond 30 degrees. At certain places, its altitude can be measured more than 8,000 meters. It has a wide range of annual rainfall and temperature. In certain areas like the desert of Rajasthan, the annual rainfall is well below 25 centimeter, whereas in the wet areas of Meghalaya such as Maisoram, and the annual rainfall record may well over 467 centimeter. With such varied climate condition, India has a wide range of natural vegetation and wildlife. जब हम इन नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया सबसे पहले है कि बहुत ही बड़ा देश है। और जब हम उसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं, चाहे हम लैटिट्यूड की बात करें लॉन्गिट्यूड की बात करें, ये एक बहुत ही बड़ा एरिया अपने उसमें समा लेता है, जो कि 30 डिग्री से भी बियॉन्ड करता है, एक्सटेंड करता है। कहीं कहीं पे तो इसकी ऊंचाई, ज़मीन की ऊंचाई जो है, जो पर्वत वगैरह है, वो कितनी हाइट तक जाते हैं, एल्टीट्यूड कितना है उनका 8000 मीटर तक भी है। और यहाँ पे क्या है, एनुअल रेनफॉल और टेम्परेचर जो है उसका भी बहुत ही वाइड रेंज है, मतलब बहुत ज़्यादा है। कहीं पे बहुत अच्छी बारिश पड़ती है, कहीं पे बहुत कम बारिश पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। जैसे कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान की बात करें, वहाँ पे बारिश कितनी होती है 25 सेंटीमीटर से भी नीचे। और वेट एरिया मेघालय के हैं, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, वहाँ पे 467 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह का इतना जो डिफरेंस है क्लाइमेट कंडीशन में, इसके कारण इंडिया की जो वाइड रेंज है जो नेचुरल वेजिटेशन की या वाइल्ड लाइफ की, वो भी बहुत ज़्यादा है। Types of natural vegetation in India. The natural vegetation in India can be simply classified into two groups: tropical forest of Indian Peninsula in the south, and temperate forest on the flanks of the Himalayas in the north. Beside this simplification, there is yet another classification which is a more scientific and universal and geographical accepted as well as जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं इंडिया में, तो वो कितने ग्रुप में क्लासिफाइड है? दो ग्रुप में क्लासिफाइड है। एक तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इंडियन पेनिनसुला में, वो साउथ की तरफ जब हम बात करते हैं, और दूसरे जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं कहाँ पे, हिमालयस में जो नॉर्थ में है, वो हम दूसरे क्लासिफिकेशन में करते हैं। बट इस सिंपल क्लासिफिकेशन को क्या करते हैं हम दूसरे अनदर क्लासिफिकेशन के साथ भी हम कर सकते हैं, जो साइंटिफिक भी है, यूनिवर्सल भी है और ज्योग्राफिकली एक्सेप्टेड भी है। कौन सा है? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेरिएशंस ऑफ रेनफॉल एंड रिलीफ। कहाँ पे कितनी वेरिएशन है बारिश की और कैसा वो रिलीफ है, किस तरह का एरिया है। नेचुरल वेजिटेशन टाइप इन इंडिया दैट यू कैन सी इन द पेज नंबर 160 पे, कि नेचुरल वेजिटेशन टाइप इन इंडिया कौन सी है, जो वेरिएशन होता है रेनफॉल में, वो कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ट्रॉपिकल डिसिशियस फॉरेस्ट, थॉर्नी डेजर्ट फॉरेस्ट, और जो बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रिलीफ है माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। So first one is a tropical evergreen rainforest. Tropical evergreen forests are also called evergreen rainforest or semi-evergreen rainforest. These forests are found along the length of windward side of Western Ghats and in larger area of northeast India and also in Andaman and Nicobar. They are found in areas having an annual rainfall of 300 cm and temperature ranging between 25 and 30 degree. Tropical evergreen forest of India contain tall trees with close canopy. There is a little undergrowth as the sunlight does not reach the ground of jungle. These forests have broad-leaved and hardwood trees. The trees reach a height of about 60 meters. The rainforests are called evergreen because they appear green throughout the year. The trees shed old leaves, bear new leaves at the same time. The common species of the plants found in the tropical evergreen rainforest of India are rosewood, mahogany, shisham, teak and bamboo. जब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो इसको सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और ये जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड कहाँ पे? एक तो वेस्टर्न घाट्स में होते हैं जो विंडवर्ड रहती है, और दूसरा लार्ज एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है इन फॉरेस्ट का, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे कितनी बारिश होती है? यहाँ पे 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, और टेम्परेचर कितना रहता है? 25 और 30 डिग्री के बीच में ही, डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं, और जहाँ पे ये सूरज की जो किरणें होती है, सनलाइट होती है, वो आसानी से ग्राउंड में पहुँचती नहीं है, तो इसलिए इनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, हार्डवुड होती है, लकड़ी बड़ी सख्त होती है इन पेड़ों की। और इनकी जो ट्रीज होते हैं, ये पेड़ होते हैं, ये इनकी हाइट भी बहुत अच्छी होती है, वो 60 मीटर तक ऊंचे चले जाते हैं। रेन फॉरेस्ट की बात करें, ये पूरा साल भर ग्रीन हरे भरे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जब धूप ही नहीं नीचे आएगी, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, प्लांट पूरा का पूरा साल क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, और पुराने पत्ते जाते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं सेम टाइम एक ही साथ। यहाँ पे कौन से प्लांट्स जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में? एक तो है रोजवुड, शीशम, टीक, बैम्बू और महंगाई। ये सब प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। Next one is the tropical deciduous forest. Tropical deciduous forests are also called monsoon forest. These forests are relatively much larger of subcontinental. Trees in these forests are commercially far more important than those of evergreen forest. The trees shed their leaves during the dry season, in that is March and April. Shedding a leaf in summer help forest tree conserve moisture as water loss through evaporation is reduced. Trees of tropical deciduous or monsoon forest are not as at all dense as those of the evergreen forest. The most important species found here is the salve, which is an enduring hardwood with a sweet fragrance. Salve wood is very useful for making railroad ties. Another product that we get from this forest is a lag. Some other important trees found in these forests are shisham and teak, mostly confined to western Ghats. Trees like sandalwood, kura and bamboo also found here. These trees are used for various other purposes than lumbering and sandalwood from Mysore. Deciduous forest is used for producing perfume, incense sticks and scented talcum powder. ट्रॉपिकल डिसीसिस फॉरेस्ट की बात करते हैं जब हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये जो जंगल है, ये फॉरेस्ट हैं, ये बहुत बड़े हैं सब कॉन्टिनेंट में एवरग्रीन के मुकाबले। ट्रीज कौन कौन से पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये यहाँ के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनके ज़्यादा कमर्शियली वैल्यू होती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं इन जंगलों में, वो अपने ड्राई सीजन में क्या करते हैं, पत्ते छोड़ देते हैं, ताकि जो उनके जो ग्राउंड में जब पत्ते हो जाएंगे तो उनकी मॉइस्चर नहीं आसानी से उड़ पाए, और जिसके कारण उनको वाटर लॉस ना हो। और ट्रीज जो होते हैं ट्रॉपिकल डिसीज या मानसून फॉरेस्ट के, ये इतने लंबे नहीं होते हैं। एवरग्रीन के 60 मीटर जाते हैं, ये इतने लंबे नहीं होते हैं, और डेंस भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीसीज इन जंगलों में किसकी पाई जाती है? एक तो सैल पाया जाता है, और दूसरा ब्लैक ट्री
पाया जाता है इन फॉरेस्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे भी पाए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट में शीशम पाया जाता है, टीक पाया जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स की तरफ पाया जाता है। और ट्रीज़ जैसे कि सैंडलवुड होगी, ह्यूरा होगी, बैम्बू, ये भी सब यहाँ पाया जाता है। और ये ट्रीज़ सिर्फ लकड़ी के लिए काम नहीं आते, और भी बहुत से काम आते हैं। और ज़्यादातर डिसीज़ फॉरेस्ट से क्या मिलता है, हमें परफ्यूम मिल सकता है, इंसेंट जो अगरबत्ती की स्टिक्स होती हैं, और सेंटेड टेल्कम पाउडर वगैरह जो होते हैं, इन ये सब की हम डिमांड कहाँ से पूरी करते हैं, ट्रॉपिकल डिसीज़ फॉरेस्ट से पूरी कर लेते हैं। Next one is a thorny desert forest. In dry areas of Rajasthan where rainfall is less than 50 cm, the vegetation turns into scanty scrubs or bushes and is called thorny forest. The most important trees found here are various types of cacao, babul and kikar. These trees having a long tap roots and small leaves and thorny branches. These trees are important source of wood, tanning and dyeing material, Kercha or Katha, etc. One can find thorny vegetation all through the Thar Desert, leeward side of Deccan Plateau in large part of Rajasthan, Punjab, Haryana, Andhra Pradesh and Gujarat. जब हम थॉर्नी डेजर्ट फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एरिया जो राजस्थान के वहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। और यहाँ के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर क्या होती है, बुशेस होती हैं, जिसके कारण उनको क्या कहा जाता है, थॉर्नी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट ट्री कहाँ क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे बबूल, एकिया और किक्कर वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं लॉन्ग टैप रूट्स होती हैं, और इनके पत्ते बहुत ही छोटे होते हैं, थॉर्नी ब्रांचेस की तरह होते हैं, ठीक है। इन ट्रीज़ की इंपॉर्टेंट क्या थी, इन ट्रीज़ का इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वुड है, ये लकड़ी के लिए काम आते हैं, टैनिंग के लिए, ये डाइंग मटेरियल बनाने के काम आते हैं, जैसे कत्था वगैरह, ये सब यहीं से मिलता है। कोई भी जान सकता है कि जो थॉर्नी वेजिटेशन है वो कहाँ पे है, ये ज़्यादातर थार डेजर्ट में और डेक्कन प्लेटू के एरिया में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये लार्ज हिस्सा राजस्थान का हो गया, जो थोड़ा बहुत पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ये सब पाया जाता है। कौन सा, ये थॉर्नी डेजर्ट फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज अ माउंटेन फॉरेस्ट। In mountainous areas, the change in temperature with altitude give rise to different type of vegetation. Thus, the vegetation on the mountain vary from tropical to alpine. The Shivalik at the foothills of the Himalayas have cover of tropical deciduous forest. Above lies are the subtropical deciduous forest of oak, chestnut, and cheer. At higher altitude, these are belt of coniferous trees, example pine, cedar, silver fir, spruce, and the other. Above this belt, birch and rhododendrons dominate the forest, with finally give away to alpine vegetation of low bushes and small grasses due to lesser amount of rain and lower temperature. Beyond 3,350 meters on uppermost mountain ranges, there is no vegetation at all, as it is permanently covered with snow all through the year. This level is also called snow line. जब हम माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये माउंटेनस पहाड़ों के एरिया की होती है, जहाँ पे टेम्परेचर और हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो वेजिटेशंस होती है, प्लांट्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। और वेजिटेशन कैसी हो जाती है, ट्रॉपिकल से सीधा एल्पाइन में आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले अगर शिवालिक रेंज में जब आता है हिमालय के, तो वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ ट्रॉपिकल डिसीड्यूस फॉरेस्ट होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ नहीं होंगे, बट हाँ पेड़ बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। उसके बाद जैसे हम उसको आगे क्रॉस करते हैं, सब ट्रॉपिकल हो जाते हैं, जहाँ पे हमें फॉरेस्ट में ओक मिल जाता है, चेस्टनट मिल जाता है, जो चीर के प्लांट्स मिल जाएंगे, ट्रीज मिल जाएंगे। और जैसे ही हम उसके आगे जाते हैं, बेल्ट करते हैं, तो कॉन्फिरियस ट्रीज मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे पाइन हो गए, सीडर हो गए, सिल्वर फिर हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार वगैरह। और उसके बाद हम उस बेल्ट को जब क्रॉस करेंगे तो हमें ब्रिच एंड रिहोडोडेंड्रॉन्स वाले प्लेपर ट्रीज वगैरह मिल जाएंगे, जो डोमिनेट करेंगे फॉरेस्ट पर। और उसके बाद फाइनली गिव वे हो जाएगा एल्पाइन को। और यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी, लो बुशेस होगी और छोटा छोटा ग्रास वगैरह होगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश बड़ी कम होती है और टेम्परेचर भी बहुत डाउन में रहता है। जब हम 3,350 मीटर की जो हाइट है उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो वहाँ पे हमें क्या नहीं मिलता,
कुछ वेजिटेशन वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि वो एरिया ऐसा होता है जहाँ पे परमानेंटली स्नो रहती है, और इस लाइन को या इस लेवल को हम कहते हैं स्नो लाइन। नेक्स्ट वन इज अ टाइडल फॉरेस्ट। All major rivers of India from deltas, when they enter the sea or ocean, at the delta the fresh water of the river get mixed with the salty water of the sea during high tides. These delta give rise to the forest called tidal forest. Trees of tidal forest can survive both in fresh water of the river, the salty water of the sea. Tidal forests are found in India two major regions, the Ganga Brahmaputra delta and deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Forests of Ganga Brahmaputra deltas are also known as the Sundarvans. Sundarvans are the named after well-known Sundari trees, best suited for boot making and construction works. Tidal forests of Sundarban are found on the seaward sides of Ganga Brahmaputra delta. The Sundari tree is a well-known species of mangrove forest. Sundari trees have stilt-like a supporting root which remain underwater even during high tides. जब हम टाइडल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जो मेजर रिवर है इंडिया में, वो क्या करती है, डेल्टास बनाती है, और क्या करती है, वो किसी ना किसी सी या ओशन में वो क्या कर जाती है, मर्ज कर जाती है। जैसे जहाँ पे भी डेल्टा बनता है, फ्रेश वाटर डेल्टा क्या है, फ्रेश वाटर और रिवर का वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, साल्टी वाटर ऑफ सी ड्यूरिंग हाई टाइड में हो जाता है, ठीक है। और ये डेल्टा क्या करते हैं, राइज करते हैं फॉरेस्ट को, और उन फॉरेस्ट को हम कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज होते हैं, वो ट्रीज जो सर्वाइव कर जाते हैं किसमें, फ्रेश वाटर में भी और साल्टी वाटर में भी वो रह लेते हैं। टाइडल फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास, और दूसरा पाया जाता है डेल्टा किसके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। जो फॉरेस्ट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टास में पाए जाते हैं उनको हम सुंदरवंस कहते हैं। सुंदरवन किसके नाम के कारण पड़ा है, वहाँ का एक ट्री है सुंदरी ट्री, और वो किसके लिए फेमस है, वो बूट मेकिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वो ट्री बड़ा ही फेमस है, ठीक है। टाइडल फॉरेस्ट जो है वो सुंदरवन का ही है, और उसमें कहाँ पे, सीवर्ड साइड से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरी ट्री सबसे बेस्ट स्पीसीज है मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरी ट्री के मतलब ऐसे होता है कि वो प्लांट होता है और उसकी जड़ें नीचे होती हैं, थोड़ी हवा में होती है और थोड़ा पानी में होती है। जब भी वाटर बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो वो सपोर्टिंग रूट क्या करती है, सॉल्ट को अलग कर देती है, और अंडर वाटर में भी वो हाई टाइड के मतलब जब बड़ी बड़ी लहरें भी उठती है तब भी प्लांट को वो क्या करती है, सर्वाइव करवा देती हैं। सो वाई इज इट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हमें जंगल क्यों बचाने चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें भी पता है कि फॉरेस्ट बहुत जरूरी है और हमारे लिए बहुत काम के भी हैं, but we get many life-saving things from forest. Foremost of them are oxygen, trees, nuts, fruits, wood, food, medicine plants, herb, lac, honey, gum, etc. Forest also support wildlife. तो हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए हर चीज़ कहाँ से मिलती है, जंगलों से मिलती है। ऑक्सीजन की बात करें, प्लांट्स की बात करें, नट्स की बात करें, फ्रूट, चाहे लकड़ी, चारा, दवाइयाँ और आयुर्वेदिक कोई भी चीज़, जो हमें शहद कहाँ से मिलता है, और साथ ही साथ जंगल ही हैं जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। On the other hand, roots of trees hold soil, thus tree prevent soil erosion. Despite all these advantages, existing natural vegetations of North Plains and Southern Plateau is being cleared for centuries for cultivation, grazing and for obtaining fuel. इतने बेनिफिट होने के बाद भी हम बता दें कि जो कोई भी ट्री हो, जब प्लांट हो, वो क्या करता है, सॉइल इरोजन को, जो पानी के साथ मिट्टी बह जाती है उसको रोकने में बड़ा हेल्पफुल रहता है। एडवांटेज जो हमने पढ़ी है वो तो है ही है, साथ ही साथ जब हम नॉर्थ की बात करें वहाँ की वेजिटेशन, साउथ प्लेटू की बात करें वहाँ भी वेजिटेशन हेल्पफुल करती है उसको रोकने के लिए। बट क्योंकि हमें पता है कि सेंचुरी से लोग क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ जानवरों को चरा रहे हैं और फ्यूल भी ले रहे हैं इन्हीं जंगलों से, जिसके कारण ये फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। India, as per its plan, should have forest cover amount to 33 of total land area. However, due to rapidly growing population, there is an increasing demand of land for agriculture, industry, and for expanding town and cities as well as
As a result, we are now left with the 24.64% of forest cover in alarming situation. Government start a plantation program known as a वन महोत्सव। जैसा कि इंडिया का प्लान था कि हमें अपने जो पूरी लैंड है उसमें एटलीस्ट 33% क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट वगैरह रखने चाहिए। बट जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से लैंड की जो एग्रीकल्चर लैंड की उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री के लिए भी लैंड चाहिए, टाउन्स या सिटीज़ को बढ़ाने के लिए भी लैंड चाहिए। और इसके कारण क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, अभी हमारे पास 20.64% ही फॉरेस्ट जो है हमारी इंडिया में इतने परसेंट ही बचे हैं। मतलब टोटल एयरलैंड में से 20.64% क्या है, फॉरेस्ट हैं। और ये गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि वो जंगलों को बचा सकें और ज़्यादा प्लांट जब पेड़ पौधे लगा सकें, उसको हम कहते हैं वन महोत्सव। To reduce global warming due to deforestation, trees are planted in a large number to increase forest area. All wasteland are brought under plantation. In addition, both sides of road and hill slopes are being planted with trees. Strict laws have been made against illegal felling of tree. The government has also made some forest reserve to conserve forests. It has announced awards such as Vriksha Mitra to promote plantation of trees and prevent deforestation, as well as environmentalist Sundarlal Bahunga has earned great fame as he contributed significantly to stop deforestation. ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो और ज़्यादा प्लांट लगाने के लिए, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए सभी जो वेस्ट लैंड थी उसको प्लांटेशन के अंदर लाया गया है। और जंगलों को और बचाने के लिए साथ ही साथ रोड के साइड पे भी प्लांट्स लगा रहे हैं, चाहे हिल स्लोप हो वहाँ पे भी ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए हैं ताकि कोई भी इलीगली ट्रीज़ को ना काटे। गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को क्या कर दिया है, रिजर्व बना दिए हैं, या कंजर्व, जंगलों को बचाने के लिए उनको रिजर्व भी कर दिया ताकि कोई भी वहाँ पे से कोई लकड़ी ना काट सके, ना जंगलों को साफ कर सके। इसलिए उन्होंने अवार्ड भी दिया है वृक्ष मित्र, ताकि लोग प्लांटेशन करें किसकी, ट्रीज़ की, और जंगलों को ना काटें। इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुंडा, जिसने अर्न किया, एक ऊंचा नाम पाया है, तो उन्होंने क्या किया था, डिफॉरेस्टेशन होने को रोका था। Next one is the wildlife of India. India has a rich and varied wildlife. There are thousands of species of animal and a large varieties of reptile, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. Most of large animals have greatly reduced in number. Lions survive in the Gir forest of Gujarat and Saurashtra. Leopards are found in the jungles of Terari, that is Assam-Myanmar border, and in Madhya Pradesh. Hyenas, cheetahs and jackals are widespread in the forest of North India. Elephants are found in the forest of West Bengal, Assam, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and its terai regions, that is the foothill of Himalayas. The one-horned rhino in the endangered species, it is confined to protected areas of Kaziranga Forest and Manas National Park of Assam. The one-horned rhino can also be seen in the Jalapara Wildlife Sanctuary in West Bengal. जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया बहुत ही रिच है और बहुत ही अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ है। और स्पीसीज कितनी है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज किसकी, एनिमल्स की। और लार्ज नंबर ऑफ क्या है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इंसेक्ट, वर्म्स, बहुत कुछ है जंगलों में। और बहुत से बड़े बड़े जानवर भी हैं जो पहले बहुत थे, अब उनकी संख्या क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे लाइन जो है, शेर जो है, वो गिर फॉरेस्ट में, कहाँ पे, गुजरात में। लेपर्ड्स वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, जंगल ऑफ तेराई में, जो कि है असम, म्यांमार बॉर्डर और मध्य प्रदेश में। हाइना, चीता, जेकाल, ये सब कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। और एलिफेंट ज़्यादातर कहाँ पे, किन जंगलों में पाए जाते हैं, बंगाल के, असम, मध्य प्रदेश के, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेराई रीजन किसके, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में। और जो वन हॉर्न राइनो है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो कहाँ पे पाया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वो है कांचीरंगा फॉरेस्ट, मानस नेशनल पार्क ऑफ असम में। और जो वन हॉर्न राइनो है वो कहाँ पे भी देखा जा सकता है, जलदहपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। Various species of bird also found in India. Cranes, parrots, minhas, owls, kites, pigeons, doves, bulbuls, crows and honey eaters are the main Indian birds. जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत से जानवर स्पीसीज पाई जाती हैं बर्ड्स में। क्रेन्स हो गया, पैरट्स हो गया,
उल्लू हो गए, चाहे और साथ में कबूतर हो गए, और भी जैसे कौवे वगैरह, बुलबुल वगैरह, या हनी ईटर जो होते हैं, ये सब मेन वर्ड्स हैं इंडिया में जो पाए जाते हैं। Vulture and kites are found in the large number in India. They are very useful as a scavenger and many migratory birds as pelicans, Siberian cranes, flamingos, curlew and stork migrate to India in winter and return home in March. The Bharatpur bird sanctuary in Rajasthan is one of those Indian bird sanctuary where some of the migratory birds appear in winter. Reptiles such as crocodile and snakes like cobra, carrot, python and many other found in India. The Indian forests are also populated with geckos, house lizards and chameleons. India is a home to several wildlife sanctuaries and national parks, which makes this country paradise for natural lovers. Due to cutting of forest and hunting, several species of wildlife in India are declining rapidly. Many species have already been extincted. The Indian government has made strict law to protect wildlife in India. It has banned poaching as well as selling in valuable body parts of animals such as bone, fur, skin and feather. Project Tiger and Project Elephant have been started to protect these animals, increase their number. Every year, we observe a wildlife week in the first week of October to create awareness among the citizens to conserve wildlife. You can also contribute in conserving wildlife by refusing and discarding things made from animal body parts. जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो वल्चर हो गए, काइट्स हो गए, ये बहुत ही अच्छी संख्या में इंडिया में पाए जाते हैं। स्कैवेंजर होने के कारण ये बहुत ही यूजफुल हैं। और भी माइग्रेटरी जो दूसरे रीजन से आते हैं यहाँ पे, चाहे साइबेरियन क्रेन्स की बात करो, फ्लेमिंगो, कर्ले, स्ट्रॉक माइग्रेट, जो कि विंटर में यहाँ पे आ जाते हैं और मार्च में वो वापस अपने एरिया में चले जाते हैं, अपने रीजन में चले जाते हैं। भारतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान की है वो सबसे फेमस है बर्ड इंडियन बर्ड सेंचुरी के लिए, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं सर्दियों में। रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल हो गए, स्नेक हो, इसकी भी बहुत सी स्पीसीज पाई जाती हैं, चाहे कोबरा, कैरेट, पाइथन और भी बहुत कोई भी हो सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट जंगलों में क्या है, गिकोज है, हाउस लिजर्ड है और कैमलिन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इंडिया बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होम है, घर है, नेशनल पार्क हो गया, इसलिए ये कंट्री पैराडाइज है, एक स्वर्ग के बराबर है किन के लिए, जो नेचर को प्यार करते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर जंगलों के कटाई होने के कारण या फिर शिकार खेलने के कारण बहुत सी जो जंगली जानवर थे उनकी स्पीसीज थी क्या हो गई है, बड़ी तेज़ी से गिर गई है और कुछ तो ख़त्म भी हो गई है। इसलिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत से लॉ बनाए हैं, स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ताकि क्या जंगल की ज़िंदगी को, वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए जानवरों से, बॉडी पार्ट से बनी हुई चीज़ों को बैन करना हो गया। इसलिए कोई भी अब बोन, फ्यूर या स्किन और फैदर जानवरों के नहीं बेच सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लो या प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर लो, ये सब इन जानवरों को बचाने के लिए और उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ही चलाए गए हैं। हर साल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ताकि लोगों में क्या किया जा सके, अवेयर किया जा सके, ताकि वो जंगली जानवरों को ना नुकसान पहुंचाएं। और साथ ही साथ आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो जंगलों की वाइल्ड लाइफ को बचाने में, और रिफ्यूज़ करो, जो छोड़ दो उन चीज़ों को जो जानवरों के बॉडी पार्ट से बनी हो। सो बेटा, दिस इज़ द इंडियन क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर था। और अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। थैंक यू।